कि जीत उन्हीं की होती है कि जीत उन्हीं की होती है जो कामयाबी को चाहत नहीं जरूरत बना लेते हैं। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या हाल है, आप लोग कैसे हैं? तो जैसे कि हम लोगों ने क्लास 10 का विशेष सूची के बारे में देख लिया था, वैसे ही आज हम लोग अपने चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्या के बारे में हम आज देखने वाले हैं कि वास्तविक संख्या का मतलब जो भी है वास्तविक संख्या चैप्टर 1 के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, पूरा चैप्टर 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी अपनी क्लास शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि हमारा सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक प्यारा सा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके बेसिक के बारे में पढ़ते हैं। तो वैसे ही हम पहले बेसिक के बारे में पढ़ेंगे इसके वास्तविक संख्या में कि बेसिक संख्या इसमें बेसिक क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। नहीं तो अगर मान लीजिए हम बेसिक नहीं बनाते हैं, नहीं पढ़ते हैं और सीधा अगर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज पर क्वेश्चन बना लेते हैं तो बेसिक आपको नहीं पता होगा, जिससे अगर आपका क्वेश्चन क्या है फंस जाएगा। तो उससे पहले अगर क्वेश्चन बीच में बनाते समय ना फंसे हम लोग पहले बेसिक को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है, तो ऊपर आपको हेडिंग दी कॉपी पे वैसा देखते चलिए, वास्तविक संख्या, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है, इसको इंग्लिश में हम रियल नंबर ही बोलते हैं, रियल नंबर। एन ऐसे नीचे से आपको दिखाई फिर नहीं देगा, रियल नंबर NUMBER, रियल नंबर। ठीक, ये हम लोग है फर्स्ट चैप्टर पार्ट 1। पार्ट 1 ये होगा चैप्टर 1 क्या है 1। आज हम इसको कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए पहले बेसिक चीज देखते हैं। बेसिक में पहला हम लोग फर्स्ट देखेंगे सम संख्या। सम संख्या जिसे हम इंग्लिश में इवन नंबर भी बोलते हैं, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या है, तो वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हो उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। आप समझते हैं, जैसे आप लोगों को पता ही होगा इवन नंबर क्या है, यानी सम संख्या। सम संख्या मतलब होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, शेषफल मतलब 0 बचे, शेषफल ना बचे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मान लेते हैं, एग्जांपल मान लीजिए 46, 48, 24, 2, 6, 4, 8, 12, इस जितनी भी संख्या है अगर आप इनको 2 से विभाजित करते हैं तो इनका शेषफल 1 भी नहीं बचेगा, जो शेषफल निकलेगा वो 0 आएगा। तो इसी को बोलते हैं इवन नंबर, यानी सम संख्या जो 2 से कटने के बाद शेषफल क्या बचे 0। आपको समझ में पूरा आ गया होगा, आपको ज्यादा उम्मीद है। अगर कहीं दिक्कत हुआ तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सम संख्या मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, उसका शेषफल क्या बचे 0। चलिए हमने एक संख्या एक कवर कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे अपने, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद चलिए देखते हैं। इसलिए इसके बाद हमारा टॉपिक है कि विषम संख्या, विषम संख्या। एक था सम संख्या, ये विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब क्या होता है, तो इसको हम इसे बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जो 2 से विभाजित नहीं होती है। एग्जाम्पल में जैसे 13, 17, 21, 25, 29, 10, यानी विषम संख्या मतलब वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे, यानी इसका 13 जो है 2 से पढ़ा में है, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 17 कटेगा नहीं कटेगा, 21, 25, 29
और ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो दो से कटने वाले नहीं है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी को बोलते हैं विषम संख्या जो दो से नहीं कटती है। ऐसी संख्या जो दो से विभाजित नहीं होती है, दो से विभाजित नहीं होगा, उसी को बोलते हैं विषम संख्या। 13 हो गया, 17 हो गया, 21 हो गया, 25, 29, ये दो से कटने वाले नहीं है, तो इन्हीं बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने कॉपी पे एक बार नोट कर चलिएगा, जिसको याद होगा वो भी नोट कर चलेंगे, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर नोट कर चलिएगा, साथ साथ मेरे साथ रिवीजन हो जाएगा। अगर आप लोगों को याद होगा तब, और नहीं याद होगा तो आप लोग अभी समझ लीजिए, अच्छी बात है। चलिए अब बढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। एक और प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या, इसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। NATURAL, नेचुरल नंबर, NUMBER, नेचुरल नंबर। अब आप ये बात बोलिएगा कि भैया आप तो बोले थे कि हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 कवर करने वाले हैं, लेकिन आप तो संख्या पढ़ा रहे हैं। मेरे बबुआ, मेरे दोस्त, मेरे भाई, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके बेसिक बारे में पढ़ते हैं। तो वही हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले बेसिक पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हम बेसिक नहीं स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट अगर आप स्टडी स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो क्वेश्चन है ना पहुंच जाएगा, पढ़ने नहीं करेगा। ठीक है, पढ़ लेगा तो पार करेगा क्वेश्चन। तो पार करने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है बेसिक। तो चलिए देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है। जैसा कि कितने बच्चों को यहाँ पता ही होगा, प्राकृतिक होगा गिनती की संख्या, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एग्जांपल तो है ही नहीं, मतलब मान सकते हैं जैसा कि 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट। ये जो है इन्फिनिट का चिन्ह मतलब, इन्फिनिट मतलब अनंत। प्राकृतिक संख्या क्या है, देखिए समझिए। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जितने हम लोग गिनती को गिन सकते हैं, जितनी संख्याएं हम जो गिन सकते हैं, वो सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखिए हम गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आमतौर पर 1 से स्टार्ट करते हैं और जाते कहाँ तक है, तो अनंत तक। इसे कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत हम से बोलते हैं अनंत। तो गिनती का कोई अंत होने वाला नहीं है, तो इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर है। इसमें जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होता है और अनंत पे जाके खत्म होता है। खत्म मतलब खत्म ही नहीं होता है, खत्म कहाँ से होता है, अनंत हो जाएगा तो खत्म होना थोड़ी ना है। तो गिनती की सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। और ध्यान रखिएगा कि जो प्राकृतिक संख्या है वह 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसी में क्वेश्चन आपको पूछेगा आगे। देखिएगा क्वेश्चन में, जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, तो 1 से। आपको समझ में गया होगा, और आप इसको कॉपी पे मेरे साथ नोट डाउन करते ही चलिएगा। अब आते हैं पूर्ण संख्या। इसकी होगा प्राकृतिक संख्या हो गया। चलिए अब आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पूर्ण संख्या। देखिए 2 मिनट, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे, मिनट का। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देखना रखें कि पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या, देखिए हमने वो कहा था, ध्यान दीजिएगा कि ये जो जो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, वो कहां से स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या ट्विस्ट है, इसी में तो अभी बहुत घबराता है, तो ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक संख्या एंड पूर्ण संख्या। चलिए पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर, NUMBER, होल नंबर। इसका मतलब क्या होता है, देखिए प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को, प्राकृतिक संख्या को शून्य, शून्य को
शामिल शून्य को शामिल किया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। समझिए, हमने क्या कहा था कि प्राकृतिक संख्या जो है वो कहां से स्टार्ट होती है, तो एक से, मगर यह सारा प्राकृतिक संख्या ही रहेगा। हो यहाँ पर क्या है कि प्राकृतिक संख्या ही रहेगा, मगर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है कि प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है और जो होल नंबर है यह 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, डॉट इतने। ठीक है, इसमें इतना ही ट्विस्ट है कि जो प्राकृतिक संख्या है वह एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है और जो पूर्ण संख्या है वह 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है। बस इतना ही ट्विस्ट है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में। ठीक, आपको समझ आ गया होगा। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगी, तो 0 से जाएगी कहां, अनंत तक। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होगी, तो होगी 1 से, जाएगी कहां, अनंत तक। पूर्ण संख्या बस इतना ही है कि प्राकृतिक संख्या पूरा वही रहेगा, बस उसमें 0 को शामिल कर लिया जाएगा। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं में देख लीजिए, शून्य को शामिल किया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जब प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर अनंत तक, उसमें बस 0 को शामिल कर लेते हैं तो यहाँ क्या होता है, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप मेरे साथ इसको लिखते चलिएगा तो बहुत अच्छा होगा, रिवीजन हो जाएगा आपका एक बार, प्यारा सा रिवीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को नहीं करते हुए। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ पर मेरे वजह से किसी को दिक्कत कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए। और डेली मोटिवेशन सब पढ़िए, ये नहीं कि आधा घंटा पढ़े, वीडियो और 2 घंटा का लंबा है तो नहीं देखें, 10 मिनट का है तो देख लीजिए, वो बात नहीं। वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए तो पूरा देखिए, पूरा मन लगा के पढ़ाई कीजिए। पढ़ना ही आप लोग जरूरी है। 10 बहुत मायने करता है आपके जीवन में, हर जगह बहुत जगह मायने करता है। आपके जीवन, आपके समाज में आपकी इज्जत की मायने करता है क्लास 10 की। शुरू में जब आपकी जो सफलता की पहली सीढ़ी है वो 10th क्लास से ही है। आपके अंदर जो है आप कंपटीशन लेवल पे घुसते हैं, आप अपने स्कूल से बाहर निकल के एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो आपका सफलता की पहली सीढ़ी होती है। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। मम्मी पापा का नाम रोशन करें, आपके माता पिता कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठे होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास को कंटिन्यू करते हुए। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक, भाज्य संख्या ये क्या है कि वैसी संख्या जो एक तथा अपने आप से एक तथा अन्य तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाई दे देगा। एक तथा अन्य से विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि वैसी संख्या जो एक तथा अन्य से विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि आप चलिए आप एग्जाम्पल से लेते हैं, मान लीजिए कोई संख्या हो लेंगे, हम कोई संख्या 26 से लेते हैं। ठीक, और जो 26 है यह किससे किससे कटेगा, तो देखते हैं 1 से, 2 से, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से 8 से, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 10 से 11, 13 से कटेगा, फिर 26 से कटेगा। देखिए 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, 13 से कटा, 26 से कटा, यानी 4 संख्याओं से कटा ना, तो इसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। यानी एक के अलावा किसी और से कटा, एक पहले एक से कटा ही और अपने आप से कटा ही और 2 अलग अलग से कट गया, तो इसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, जो स्वयं यानी एक तथा अपने आप के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित होती है, जिसे बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए, चलिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं।
मान लिया जाए, ले लिया जाए कितना, कितना ले लिया बताइए। सोचिए सोचिए, कोई सेकंड सोचिए। चलिए हम संख्या लेते हैं 28। एक से, दो से, सात से, सात से सबसे करते, चार से, अब ए 14 से, और एक 28 से। देखिए पहले खुद एक से तो कट गया, अपने आप से कट गया, और इसके अलावा भी चार को अन्य संख्या से कट गया, तो इसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। जो एक तथा किसी अन्य से कटे तो इसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लास को कंटिन्यू करते हुए मोटिवेशन के साथ रहिए। ठीक है, मन लगा पड़े, साथ में लिखते चलिए, कॉपी कलम उठाइए, बैठ के वीडियो मत देखिए, बैठ के वीडियो, शो के वीडियो मत देखिए, बैठिए टेबल कुर्सी पर, कलम निकालिए, कॉपी करिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा यहाँ पे नोट लिख लेते हैं। एक आप नोट अपने कॉपी पे नोट डाल लिखेगा, सबसे सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 होती है, इसकी जरूर से रखिएगा कि सबसे भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 4 होती है, क्योंकि एक तो अपने आप से कटेगा, दो एक से और दो से यदि अपने आप से कटेगा तो वो नहीं होगा, तीन एक से और तीन से कटेगा और किसी कटने वाली है, लेकिन 4 जो है एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, अपने आप से अतिरिक्त किसी कट रहा है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो 4 होती है। ठीक है, इसको अपने कॉपी में नोट डालकर जरूर से लिख लीजिएगा। तो चलिए अब एक और, जब नोट लिख रहे हैं तो एक और नोट लिख लेते हैं। किसी भी किसी भी किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात सम संख्या हो तो उस संख्या का हल भी धनात्मक होगा। हल धनात्मक होगा। चलिए इसका मतलब क्या हुआ आपको समझ लिया है। मान लीजिए एग्जाम्पल देकर समझते हैं। मान लीजिए हमने कोई संख्या ले लिया -4 और इसके पावर जो है 16 है। -4 जो संख्या ये माइनस में है, यह तो क्या है, एक से दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए अब क्लियर दिखाई दे रहा है, सब कुछ ऑल क्लियर है। चलिए जो ये -4 है ये किस में है, ऋणात्मक में है। ऋणात्मक मतलब माइनस में है, तो क्या होगा, हो जाएगा ऋणात्मक। लेकिन ध्यान देने वाली बात तो है कि जो इसका घात है यानी जो पावर है वह क्या है, वह एक सम संख्या है। ये 2 से कटेगा, सक्सेसफुल 0 आएगा। ये एक सम संख्या है, तो इसका जो भी आंसर आएगा, मान लीजिए इसका जो भी आंसर आएगा वो किस चीज में आएगा, तो वो प्लस में आएगा, धनात्मक चीज में आएगा, वो माइनस में कभी नहीं आएगा। एक और एग्जांपल देख समझते हैं। चलिए मान लिया जाए -8 है, इसका पावर कितना है, 2 ले लेते हैं। ठीक, तो -8 है, तो माइनस में तो ये ऋणात्मक संख्या है, माइनस में तो ये है, मगर जिसका हल आएगा वो 64 आएगा। ये माइनस माइनस क्या है, प्लस। जब भी इसका पावर, कोई भी संख्या है अगर वो ऋणात्मक है, संख्या जो है अगर ऋणात्मक है मगर उसका पावर जो है अगर वह सम संख्या है, तो जो उसका हल होगा वो भी क्या होगा, धनात्मक ही होगा। चलिए अब इतना आप लोग नोट करके लिख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमने भाज्य संख्या देख लिया, अब बढ़ते हैं स्टार देखे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा
स्वयं के अलावा देखिए, तो हमारा चेंज कर लेते हैं हम, केवल स्वयं, केवल स्वयं वह संख्या जो एक तथा वैसे संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित, स्वयं से विभाज्य हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब समझिए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या है, ठीक है, मान लीजिए, चलिए ले लेते हैं हम 13 देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लीजिए आप 13 ले लीजिए, 39 ले लीजिए, 39 नहीं होगा, 19 ले लीजिए, 17 ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए, चाहे वो 13 हो, 19 हो या 17 हो, ये जो भी संख्या है यह केवल एक से और केवल अपने आप से कटेंगे, इसके अलावा और किसी से कटने वाले नहीं है। जो 13 है और इसको देखा जाए 21 से किसे कटेगा, तो ये केवल एक से और बस 13 से कटेगा, इसके अलावा और ये किसी और से कटेगा। तो आप बताइए, आपको ही पता है, हमको ही पता है, यह एक और 13 के अलावा और किसी से कटने वाला नहीं है। जिस 17 भी है तो यह भी केवल एक से और 17 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से कटने वाला नहीं है। तो इसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या, जो केवल एक से और स्वयं से कटेगा, इसके अलावा और किसी से कटने वाला नहीं है। तो इसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, समझ में आएगा ये? अब यहीं पे एक बार नोट डाल के तो समझ आ गया है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और अब थोड़ा सा नोट आपको लिख के देते हैं। आप इसको कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है, साथ साथ मेरे, अच्छा रहेगा। अगर जिसको याद है तो वो प्लीज गुरु ना करें कि हमको याद है, हम नहीं देखेंगे, हमको याद है, आई है हुए नहीं, आपको याद है फिर भी एक बार कॉपी पे राइटिंग बैठाने के लिए या रिविजन करने के लिए जरूर से लिख लीजिए। चलिए आप अपने कॉपी में नोट डाल के लिखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होती है? 2, क्योंकि 2 जो है वो जो 2 है वो किससे किसे कटेगा, तो केवल 1 से और 2 से, इसके अलावा और किसी कटने वाला ये नहीं है। ठीक, आगे से हमें नोट डाउन कर लिए इसके आगे। चलिए इतना आपने पढ़ा, और आपका भी टेस्ट के लिए ऐसा छोटा सा कि आपका ध्यान जो है क्लास में है कि ललिए के पीछे भागी है, ठीक है, दिमाग आपका। तो आप बताइए कमेंट में कि ये तो हो गया अभाज्य संख्या। अब बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? कमेंट में फेंके आंसर, तब मारिए, आपका क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? ये तो अभाज्य है, आपको बताना है सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए अपने क्लास को हम आगे करते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, और एक दो और टॉपिक बचे हैं, ध्यान देख लेते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे फेमस परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात Q नॉट इक्वल टू 0। देखो अब समझिएगा कि यह जो है ये प्रमेय संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जो, चाहे जिसे, यहाँ पे जिसे अच्छा रहेगा, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात Q इक्वल टू नॉट 0 हो तो
उसे परिमेय संख्या कहते हैं, हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, मतलब वैसे संख्या जिसे हम बटा क्यू का रूप में लिख सकते हैं, लेकिन बटा में जीरो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए, जैसे में एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 7/3, 4/12, 15/16, 3/2, इस सब जितना है ना, सब परिमेय संख्या है। सब बटा पे सब को p बटा q के बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है। मगर अगर देख लीजिए यहाँ पे 17/0 क्या परिमेय संख्या है? तो नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ यहाँ साफ साफ बोल रहा है q इक्वल टू नॉट जीरो। q कहाँ है? तो नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बटा में जीरो नहीं है तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। बहुत बच्चों को पूछना आता है, बहुत ज्यादा बच्चों का, कि भैया क्या है जीरो परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये जीरो परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके बटा में एक क्या है? छिपा हुआ है। हर संख्या परिमेय संख्या, मान लीजिए 5 है, ये 5 ही परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटा में क्या है? एक छिपा हुआ है। 16 है, इसके बटा में भी एक छिपा हुआ है। ठीक है, तो यह सब क्या है? एक परिमेय संख्या है जिसे बटा के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अर्थ क्या है कि q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। इतना मतलब आ गया। चलिए हम क्लास को अपना कंटिन्यू करते हैं आगे। चलिए अब हमारा टॉपिक बच गया है, मात्र बहुत कम टॉपिक बच गया है, उसको हम क्लास में कंटिन्यू कर देते हैं। बहुत कम टॉपिक बच गया है। अब आते हैं अपरिमेय संख्या पे। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे दिखाई नहीं दे रहा, मेरा चेंज कर देना है। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यार, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, वैसे संख्या से p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अगर लिखा, तो सॉरी दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण से वीडियो में सब पीछे फंस गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम पढ़े थे प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे बटा में रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे बटा में 11, रूट में 13, रूट में 17, 7/0, 9/0, ये सब संख्या जो है अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, क्योंकि कभी बटा में लिखा नहीं जा सकता है। तो यही अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ आ गया होगा। क्लास को कुछ बीच में फंस गया, उसके लिए कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी। फंस जाते हैं बीच में, कभी दिक्कत कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, हम लोग को क्रिएटर है, हम लोग पता है। चलिए अब बढ़ते हैं वास्तविक संख्या की ओर। वास्तविक संख्या क्या है? जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह वास्तविक संख्या कहा जाता है। का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए इसमें होगा, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों साथ में, -7, 8/11, 3/2, 4/0, 9/6,
इसमें √12, √19, इसमें पता है क्या होगा, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का मेल होगा। इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या का आपस में मेल होगा, झोल गोल होगा, इसमें दोनों आप सब होंगे, इसके वास्तविक जोड़ होगा, इसमें दोनों होंगे, परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा, तो इसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। चलिए इतना समझ गया। अब बढ़ते हैं अपने जो हमारा मेन बचा है टॉपिक थोड़ा सा लास्टली कि देखिए यूक्लिड विभाजन जो हम लोगों को जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट में ये देखने को मिलेगा यूक्लिड विभाजन का यूक्लिड विभाजन का नियम, यूक्लिड विभाजन का नियम क्या है, तो इसका समझिए, इसका खेल क्या है। तो ये आगे ऐसे, ये आगे ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा ए नहीं, यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा क्यू और नीचे हो जाएगा आर। अब समझिए बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है भाजक, और आप इसको जरूर से नोट डाउन करके जरूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे देखने में इसका बहुत उपयोग मिलेगा। ए को बोलते हैं भाज्य, क्यू को बोलते हैं क्वांटिटी मतलब भागफल, ठीक है, और आर को बोलते हैं शेषफल, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और आप इसे शॉर्ट में करना चाहते हैं तो ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, यह सूत्र है, ठीक है। और इस सूत्र से हम क्या ज्ञात करते हैं, तो इस सूत्र से हम लोग मौसा ज्ञात करते हैं, ठीक है। इस सूत्र से हम लोग एक स्टेप में मौसा ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस सूत्र से हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं, तो मौसा, और इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन का नियम। आपको चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन का सूत्र या नियम, भाजक मतलब बी, भाज मतलब ए, भागफल मतलब क्यू, आर मतलब शेषफल, और इसका फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। और यूक्लिड विभाजन के नियम से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, तो मौसा मतलब होता है HCF, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे हमारे कुछ चैप्टर 1 के बेसिक, ठीक है। अब हम लोग कल से इसको एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लोग कल। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।